अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए जो नावल लेकर आई हूँ इसका नाम है अलिफ और इंसान और ये इस नावल की 25वीं किस्त है। जिमी, फिरदौस और नरगिस 8 दिन शिमी के पास रहकर आए थे। शिमी ने उनकी बहुत खातिर मदारात की थी। उनके ड्राइवर ने उसे पूरे शहर की खूब सैर करवाई थी। वो अपनी मसरूफियात की वजह से उनके साथ जा तो नहीं सकता था, मगर रात को देर तक उनसे बैठ के बातें ज़रूर करता रहता। वो इनको वापस जाने ही नहीं दे रहा था, मगर नरगिस का दिल अपने घर और अपने घर वालों के लिए उदास होने लगा और उसे मजबूरन उन्हें वहाँ से जाने की इजाज़त देना पड़ी। वो जब अपने घर वापस आई थी, जिम्मी का मिजाज उनसे उखड़ा उखड़ा सा था। वो बात बेबात फिरदौस से उलझने लगता, छोटी छोटी बात पर बहस शुरू हो जाती जो तू तकरार और झगड़े पर ख़त्म होती। नरगिस दरमियान में आकर सुलह सफाई कराती तो बात ख़त्म होती और दोनों एक दूसरे को घूर कर रह जाते। जिम्मी गुस्से में घर से बाहर निकल जाता और फिरदौस उसे गालियाँ देती रह जाती। फिरदौस और जिम्मी रात को एक महफिल से देर से लौटे। किसी शादी पर गाने बजाने की महफिल रात देर तक गर्म रही। पोप हटने के करीब थी जब वो घर लौटे, आते ही सो गए। ए जिम्मी, उठ रे, जाके दूध ला, चाय बनाकर पीऊँ, कमबख्त मारी सर के दर्द चैन ही नहीं लेने दे रहा। जिम्मी ने उठते हुए फिरदौस को देखा। जाके खुद ले आ, तुझे कौन सा रास्ता नहीं आता, मैं तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ। जिम्मी गुस्से से बोला। ए जिम्मी, तू कैसी बातें करने लग गया है कमबख्त, नरगिस ने गुस्से से कहा। हाँ, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, जाओ जाकर अपना काम करो। अगर मैं यहाँ रहता हूँ, खाता हूँ तो कमा कर भी देता हूँ, मुफ्त में तुम लोगों की गुलामी नहीं करनी मुझे, समझी तुम। जिम्मी गुस्से से बोला। ना मुराद, ये तू कैसी बातें करना शुरू हो गया है, तुझे क्या हो गया है? अरे तेरी निगाहें क्यों बदल रही हैं? मैं देख रही हूँ, हम जब से शामों से मिलकर आए हैं तू बड़ा उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। अरे क्या हुआ है तुझे? नरगिस ने खफकी से कहा। हाँ, बदमिजाज हो गया हूँ मैं। वो तुम लोगों से जाकर अच्छा हो गया, इसके ठाट बन गए, वो बहू बन गया। तुम लोगों के पास रहता तो मेरी तरह तुम लोगों की जूतियाँ उठाता रहता, तुम लोगों के नास नखरे उठाता और यहीं रहता। इसकी किस्मत अच्छी थी जो यहाँ से चला गया। जिम्मी गुस्से से बोलने लगा। अरे तो कहना क्या चाहता है? कमबख्त, बोल, क्या कहना चाहता है? हम मनहूस हैं? हमारे साय से दूर गया तो वो तरक्की कर गया, मुझे लग रहा है तो हमसे उकता गया है। जो तेरे दिल में है साफ साफ बता दे, नरगिस ने कहा। ठीक है तो सुनो, कमाई में और फिरदौस करें, तू मज़े से घर में बैठकर अपना हिस्सा ले। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें बैठ के खिलाऊं। मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं भी शामों की तरह तरक्की करना चाहता हूँ। जिम्मी ने इंतहाई ढिठाई और बेरुखी से ये बात कही। फिरदौस और नरगिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। नरगिस इसकी बात सुनकर रोना शुरू हो गई। जिम्मी कमरे में गया, अपना सामान पैक करने लगा। रात की कमाई का आधा हिस्सा अपनी जेब में डाला और बैग पकड़कर सहन से बाहर निकल गया। इसने रोती हुई नरगिस और फिरदौस की तरफ देखा। मैं जा रहा हूँ। नरगिस फूट फूट के रोने लगी। अरे फिरदौस, ये सब क्या हो रहा है? मैं कितनी बदनसीब हूँ जिसे सब छोड़ के जा रहे हैं। पहले शामू चला गया, फिर मेरा बच्चा और अब जिम्मी भी चला गया। क्या तू भी जाना चाहती है? तू अभी से बता दे, नरगिस ने रोते हुए कहा। अरे आपा, कैसी बातें कर रही हो? मेरा जीना मरना तो तेरे साथ है, मैं तुझे छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? अच्छा हुआ ये जिम्मी नामुराद चला गया, हर रोज़ झगड़ने लगा था। आपा, इसने चले ही जाना था। ये सब इसने बहाना बनाया है। जब से ये शामों के घर से आया है, इसकी दौलत देखकर इसके पेट में खामोखा मरोड़ उठने लग गए हैं। तूने देखा नहीं कैसे काट खाने को दौड़ता था? दफ़ा कर तू, फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरे पास। फिरदौस ने इसका हाथ पकड़ के उसे तसल्ली दी तो नरगिस ऊंची आवाज़ में रोने लगी। फिरदौस, इंसान का दुख इंसान ही समझ सकता है, मगर हमारा दुख कोई नहीं समझता सिवाय हमारे, नरगिस ने आह भर कर कहा। वो अपने मैले कुचले दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। पता नहीं आपा, हम अधूरे इंसानों की इस दुनिया को क्या ज़रूरत है। पता नहीं दुनिया का कौन सा अहम खाना हमसे पुर करना है जो रब हमें दुनिया में भेज देता है, लोगों का मजाक सहने को, धक्के और ठोकरे खाने को। फिरदौस ने आह भर के कहा और इसकी आंखें नम हो गईं। मैं भी यही सोचती रहती हूँ, मगर जवाब कोई नहीं मिलता, नरगिस ने कहा तो दोनों खामोश हो गईं। मेरा बेबी जिंदा होता तो मुझे इस जिम्मी के जाने का दुख नहीं होता। अभी तो मैं बेबी को भी भूल नहीं पा रही, इस कमबख्त को कैसे भूलूं? फिरदौस ने बड़ी मुश्किल से और बहुत बुरा वक्त देखा था। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया, कैसे बदल गया। हमें छोड़कर जाने का उसे ज़रा भी दुख नहीं हुआ और जाते हुए मिलकर भी नहीं गया, नरगिस ने तासुब का इजहार करते हुए कहा। आपा, तुम ठीक कह रही हो, अच्छा भला था, पता नहीं क्यों बदल गया। खैर तू अब फिक्र ना कर, किसी जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। मेरे सर में तो पहले ही बहुत दर्द हो रही है, मैं दूध लेकर आती हूँ, रोना मत। ठीक है, अगर वो हमें छोड़कर चला गया तो हमें भी इसकी कोई परवाह नहीं। फिरदौस कहकर घर से बाहर निकल गई और नरगिस चारपाई पे लेट गई। नीले आसमान को देखते इसकी आंखें छलकने लगी। रब्बा, तो आहिस्ता आहिस्ता सबको मुझसे क्यों छीन रहा है? तूने हम बदनसीबों को कैसा इंसान बनाया है जिनको कोई नहीं अपनाता। हमारे अंदर तो तूने रिश्तों की भूख डाल दी, मगर इस भूख को मिटाने का कोई सामान नहीं किया।
हम कटी पतंगों की तरह मारी मारी इधर उधर फिरती रहती हैं। जिसके हाथ पतंग आई उसने इसे दिल बहलाया और फिर फाड़ के फेंक दिया। रिश्तों के बगैर भी भला कोई ज़िंदगी होती है? कितना दिल तड़पता है हमारा भी कोई अपना हो जो हमारा दुख अपने सीने में महसूस करे, किसी के खून में हमारे लिए भी कशिश हो, कोई हमारे बुढ़ापे का भी सहारा बने, कोई हमें औलाद की तरह प्यार करे और किसी को हम औलाद जैसी मोहब्बत दें। रिश्तों का दुख सुख समझें, मगर हमें तो तू बड़ा ही महरूम रखता है। हम तो तेरी दुनिया में मुजरिम बनकर जिंदगियां काटते हैं। पता नहीं कौन सा जुर्म किया है जिसकी इतनी कड़ी सज़ा देता है तू हमें। रब्बा तूने क्यों किया ऐसा? नरगिस के दिल में उबाल से उठा और वो बैठकर रोने लगी, फूट फूट की रोने लगी। तुझे हमारे आंसुओं पर ज़रा तरस नहीं आता? तुझे ज़रा दुख नहीं होता जब लोग हमें धक्के मारते हैं, धुतकारते हैं, जब हमारा मजाक उड़ाते हैं? क्या तू भी हम पे हंसता है? तू कैसा रब है रे जो हमारे दुख को ज़रा महसूस नहीं करता? नरगिस घुटनों पर सर रखकर सिसकने लगी और खुदा से शिकवे करने लगी। वो कितनी ही देर तक रोती रही और फिर उठकर कमरे के अंदर चली गई। एक बोसीदा से पलंग पर जिम्मी की एक पुरानी कमीज़ पड़ी थी, वो उन्हें हाथ में लेकर देखने लगी और उन्हें चूमकर अपने सीने से लगा लिया। जिम्मी को भी मैं अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। इसे बेबी याद आने लगा और वो लोहे के ट्रंक में बेबी के कपड़ों और खिलौने को निकाल कर देखने लगी। उन्हें वालेहाना अंदाज में छूने लगी। इसकी आंखों से आंसू शिद्दत से रवां होने लगे। उसकी हिचकी बन गई। उसे अपने पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, अम्मा 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 सदके वारी, मेरा बच्चा, मेरा बेबी, कहाँ है तू? वो फरते जज्बात से लबरेज आंखें और आवाज़ के साथ दरवाजे की तरफ भागी। बेबी बेबी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो वो पुकारती हुई इधर उधर देखती सहन में रखी लोहे की सीढ़ी से टकराई और लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरी तो सीढ़ी उसके ऊपर गिर गई। सीढ़ी का टूटा हुआ डंडा इसके सर पे लगा और एकदम खून का फव्वारा सा निकलने लगा। इसका सर चकराने लगा, उसकी आंखें भनने लगी। बेबी तू कहाँ है? बेबी जाओ मत, मैं आ रही हूँ। वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करके कहने लगी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद फिरदौस दरवाज़ा खोल के अंदर आई। आज शहर में दूध की हड़ताल है, बड़ी मुश्किल से एक दुकान से मिला है। फिरदौस दरवाजे की कुंडी चढ़ाते हुए खुद ही बोलती जा रही थी। एकदम इसने अपने कदमों के पास बहते खून को देखा और खौफजदा होकर पीछे हट गई। पीछे मुड़ के देखा और चिल्लाने लगी, आपा आपा, ये तुझे क्या हुआ है? वो जल्दी से सीढ़ी हटाकर पीछे करके उसको देखने लगी। हाय मेरी आपा, तुझे क्या हो गया? उसने इसकी सांस महसूस की और हमसाइयों की मिन्नत समाजत करके उसे अस्पताल लेके डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत ख़तरनाक है, इसका बहुत खून बह चुका है। फिरदौस ने जल्दी से शामू को इसके नंबर पर कॉल की और उससे पहुंचने को कहा। फिरदौस का दिल चाह रहा था कि जिम्मी को भी इतला दे, मगर कहाँ, इसने राब्ता के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था। फिरदौस अकेले इधर उधर भागती रही, नरगिस के लिए दवाएं इकट्ठी करती रही। इन्हें खून की अशद ज़रूरत है। खून? इसका चेहरा जर्द पड़ने लगा। हाँ, इनका बहुत खून बह चुका है और इन्हें खून की बहुत ज़रूरत है। आप मेरा खून लगा दें, सारा का सारा? वो बदहवास हो गई। ठीक है, आप चेक करा लें, अगर आपका ब्लड ग्रुप मिलता है तो ये अच्छी बात होगी। मगर इसका ब्लड ग्रुप नरगिस के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता था। वो सुनकर परेशान हो गई। अब क्या होगा, उसने परेशानी से सोचा। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कोई ब्लड देने पर आमादा होता है हम इन्हें ब्लड लगा देंगे। डॉक्टर के लहजे में मायूसी थी। हम पे कौन अपना खून देगा? हमारे तो साय से भी लोग दूर भागते हैं। इसने आ भर के सोचा और दिल ही दिल में गिड़गिड़ाकर खुदा से दुआएं करने लगी। एक दो नौजवान ब्लड देने के लिए आए, मगर जब इनको मालूम हुआ कि इनका खून किसी हिजड़े को लगना है तो वो मुँह बसोड़ते हुए वापस चले गए। डॉक्टर ने भी बहुत से लोगों को कायल करने की कोशिश की, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिरदौस ने इनकी मिन्नतें की, मगर वो इनका हाथ झटक के चले गए। फिरदौस रोती रही, सिसकती रही और शामू को फ़ोन किया। वो पहुंचने ही वाला था। इसने इसको बहुत तसल्लियाँ दी। नरगिस की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर मायूसी के आलम में इधर उधर फिर रहा था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, मगर नरगिस की सांसें उखड़ने लगी। फिरदौस घबरा गई। कभी अस्पताल से बाहर भागकर शामू को देखने जाती, कभी अंदर आकर नरगिस को देखती। शामू आ गया तो वो उसे लेकर अंदर गई, मगर तब तक नरगिस दम तोड़ चुकी थी। फिरदौस शामू के गले लगकर इतनी शिद्दत से रोई कि बस, मेरा ब्लड ग्रुप आपा से मिलता था, काश वो मेरा इंतज़ार कर लेती। शामू फूट फूट के रोने लगा। लोग इसके इर्द गिर्द जमा होने लगे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। नरगिस को दफनाने के बाद शामू एक दिन वहाँ रुका। इस घर में बैठकर फिरदौस के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करता रहा। इसने फिरदौस को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर वो न मानी। पुराने शहर में आकर कई यादें ताज़ा हो गईं। उसे रानी याद आने लगी, जो इसके साथ नाच गाने को पसंद नहीं करती थी, इसकी कमाई को हराम समझती थी, जिसकी चाहत ने उसको नाच गाना छुड़वा दिया और उसको मेहनत का रास्ता अपनाया। और आज इस मकाम तक जब वो पहुँचा था कि कई लोग इसको रश्क भरी नज़रों से देखते थे। नादानिस्तगी में इसके कदम रानी की बस्ती की तरफ उठ गए। 4-5 सालों में झुग्गियों की तादाद में कई गुना इजाफा हो गया था। वो हुलिये से अमीर नौजवान लगता था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रानी कहाँ रहती होगी। उसने एक लड़के से पूछा तो उसने लाइलमी का इजहार कर दिया। नूरी उधर से गुजरी तो इसने उससे पूछा, रानी तो मर चुकी। नूरी ने कहा तो शामू के कदमों से ज़मीन सिरकने लगी। कब?
मालूम नहीं तो इसकी माँ से पूछ ले। और नूरी उसे बरकते के पास उसकी झुग्गी में ले गई। ये रानी का पूछ रहा है, नूरी ने शामू की तरफ इशारा करते हुए कहा, और झुग्गी में बरकते के अलावा और कोई नहीं था। रानी का नाम सुनकर बरकते की आंखें चमकने लगी। नूरी झुग्गी से बाहर निकल गई और बरकते मुस्कुराकर इसकी तरफ देखने लगी। क्या तुझे मेरी रानी ने भेजा है? क्या वो जिंदा है? शामू ने इंतहाई हैरत से पूछा। हाँ, वो आहिस्ता से बोली। तो फिर कहाँ है? शामू ने हैरत से कहा। मालूम नहीं, मेरी रानी कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। बरकतें रोना शुरू हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो कहाँ चली गई? शामू ने हैरत से पूछा। मलका कहता है वो किसी के साथ भाग गई, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मेरी रानी ऐसी नहीं थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। बरकतें फूट फूट के रोना शुरू हो गई और उससे अपना दुख और परेशानियां बताती रही। शामू ने जेब में से 5,000 रुपये निकाल कर उसको थमाए कि वो इन रुपयों से अपना इलाज करा ले और ज़रूरत हुई तो और भेज देगा। उसने अपना कार्ड निकाल कर इस पर दिया कि इस पर इसका नंबर लिखा है, वो उसे फ़ोन कर सकती है। वो दुखी दिल के साथ वहाँ से उठकर चला आया। उसे रानी के खो जाने का बहुत सदमा था। उसे यूँ लगा जैसे इसका बहुत कुछ छिन गया हो। नरगिस, रानी और उस्ताद जमाला, वो लोग जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, मगर वो सब मोहब्बतें अब इससे रूठ चुकी थीं। वो टूटे दिल और नम आँखों के साथ अपने घर वापस लौट आया। रमज़ू और गुड्डी के दरमियान हर रोज़ झगड़ा होता था। गुड्डी उसे अपने करीब नहीं आने देती थी और तंज़िया अंदाज में रमज़ू पर हंसती थी। रमज़ू को गुस्सा आ जाता और वो गुड्डी की पिटाई शुरू कर देता। शादी के कई माह बाद भी दोनों का यही मामूल था। गुड्डी उसे तलाक को कहती और वो 2-3 हज़ार रुपये वापस करने को कहता जो मलके ने उससे लिए थे, और इन 3 हज़ार रुपयों से मलके और भागी ने जी भर के ऐश किए थे। वो पैसा उन्होंने खाने पीने, घूमने फिरने और भागी ने अपने कपड़े और रंग बिरंगी जेवरात बनाने में खर्च कर दिया था। गुड्डी मौका देखकर मलके के पास आती और वो रुपया वापस करने को कहती ताकि इसकी जान छूटे, मगर हर बार मलका और भागी उसे डांट टपट कर और जलील करके निकाल देते। वो अपनी ज़िंदगी से सख्त तंग आ गई थी। उठते बैठते भागी और रमज़ू को गालियाँ बकती रहती, जिसकी मेरी भगत से ये ज़िंदगी का अजाब भुगत रही थी। रमज़ू ने भी रात को इसकी पिटाई करी थी और वो सुबह सवेरे रोती पीटती मलके के पास आकर भागी बैठी चाय पी रही थी। उसे देखकर वो गुस्से से बड़बड़ाने लगी। ए, तू फिर आ गई है? जब तेरी एक बार शादी करा दी तो फिर काहे को यहाँ के चक्कर लगाती है? अपने सोहर के घर टिक कर बैठना। मलके ने गुस्से से कहा। अब्बा, तेरे जैसा जालिम बाप रब किसी को ना थे। इस कलमुई चुड़ैल के बहकावे में आकर तूने अपनी बेटी को बेच दिया। अरे, तूने मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। शादी नहीं बनाई तूने मुझे, उससे बेच दिया है। अब्बा, क्या मैं कोई भेड़ बकरी थी या कोई टूटी हुई चारपाई जिसे तूने बेच दिया? आज मैं पैसे लेकर जाऊंगी। वो रमजू मुझे तभी तलाक देगा जब मैं इसको पैसे दूंगी। गुड्डे ने भागी की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। अरे बेशरम, बाप के सामने तलाक का नाम लेती है। अरे तेरी जैसी धी मर जाए तो अच्छा है। भागी ने गुड्डी को डांटते हुए कहा। एह, बड़ी आई मुझे ये सब बताने वाली। तूने ही सारे पैसे हजम किए हैं, इसीलिए बड़बड़ बोल रही है। अब्बे की आंखों पर तो पट्टी बन गई है, इसे तो कुछ नज़र ही नहीं आता। गुड्डी फिर करके बोली। हाँ, तेरा बाप जैसे काका है ना, जिसे मैं उंगली पकड़ कर चला रही हूँ। अरे ज़माने भर का चालाक है तेरा बाप, खुद ही मेरे पीछे पड़ा था। बता मलके, अब बताता क्यों नहीं? तू ही ने बोला था कि भागी मैं अब तेरे बगैर नहीं रह सकता। भागी ने मुँह चढ़ाते हुए कहा तो मलका खिसिया गया। अरे आराम खोर, बस कर, क्या बकबक कर रही है? एक गुड्डी, चल जा अपने घर। नहीं है मेरे पास पैसे, जब होंगे रमजू को देकर तुझे ले आऊँगा। सवेरे सवेरे मेरा मगज ख़राब मत कर। मलका टालने के अंदाज से खफगी से बोला। ना अब्बा, आज तो मैं नहीं जाने की। जितनी मार रात को इसने मुझे मारी है ना, इसके बाद तो नहीं जाऊंगी। गुड्डी ने कहा। तू ना जा, तेरी मर्जी। भागी ने कहा। अब्बे ने सारा पैसा तुझे खिलाया है, हर रोज़ रंग बिरंगी बोतलें तुझे पिलाता था, मीठी मीठी कुल्फियाँ, जलेबियाँ, मिठाई तो तू ही खाती थी ना। अब देख मैं क्या करती हूँ। गुड्डी ने कहकर करीब पड़ा डंडा जोर से भागी के सर पे मारा। वो तड़पने लगी और वावेला करने लगी। मलका ज़मीन पर बैठा था, अपनी बैसाखी को सीधा करके खड़ा होने लगा, मगर इतनी देर में इसने भागी को एक और डंडा मारा। भागी ने भी डंडा पकड़कर उसे मारना चाहा, मगर गुड्डी ने इसका हाथ मरोड़ दिया। वो तड़पने लगी। मलका गुस्से में आकर अपनी बैसाखी से गुड्डी को मारने की कोशिश की, मगर गुड्डी सेहतमंद थी। उसने बैसाखी से बाप को पीछे धकेला और नीचे गिरा दिया। ठहर जा तू हरामखोर, बाप पर हाथ उठाती है बेशरम, तुझे कीड़े पड़े। मलका उसे गालियाँ बकने लगा। भागी हाय हाय करके फर्श पे गिरी थी। उसे तवक्को नहीं थी कि गुड्डी उसे मार भी सकती है। अचानक मार खाकर वो बौखला गई। उसका सर चकरा रहा था और अब सर पकड़े बैठी थी। अब्बा, मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊँगी। अगर तूने पैसे न दिए तो तुझे, तेरी भागी और तेरी झुग्गी को आग लगा दूंगी, समझा तू? हरामजादी, कितनी हद छुट हो गई है, ये ऐसी तो नहीं थी। रमजू ने इसे भी बदमाश बना दिया है। मलका गुस्से से बोला। अरे मेरा तो कुछ कर, मेरे सर को कुछ हो रहा है। भागी गुस्से से बोली। तेरा क्या करूँ? तूने ही सारे पैसे खर्च कर दिए, तेरी फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती थी। अब कल की फ़िक्र कर। वो कल आकर आग लगा गई तो क्या करेंगे? अपनी नई झुग्गी में तो मिट्ठू और सज्जू हमको घुसने नहीं देते। बरकते को भी तूने इधर से निकाल दिया। अब वो झुग्गी को आग लगा कर गई तो हम कहाँ जाएंगे? मलके ने डरे हुए अंदाज से कहा, क्योंकि गुड्डी के तेवर उसे ठीक नहीं लग रहे थे। अरे फ़िक्र क्यों करता है? उस 7 फीक का भिखारियों के बच्चों को ठेके पे ख़रीदता है। तेरे इतने ढेर बच्चे हैं, जा पप्पू और मज्जू को ठेके पर दे आ। इस बला को तो सर से टाल। भागी ने कहा तो मलके ने हैरत से उसे चौंक कर देखा।
ये तू क्या कह रही है? हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ, वैसे भी तेरे बच्चे भीख ही मांगते हैं। उस्ताद फ़ीके से पेश की रकम ले लेना, भागी ने कहा। उस्ताद फ़ीका कितना जालिम है, कितना मारता है वो बच्चों को, इनसे जिस तरह भीख मंगवाता है, तू नहीं जानती क्या? ये मेरा सच्चू तो भी बहुत छोटा है, मलके ने कहा, और जो तू मेरे पेट में काका है, इसका तू क्या करेगा? इसको तेरी गुड्डी ने आग लगा दिया, वो तुझे मंजूर है? तुझे अपने बच्चों की फ़िक्र है, मेरे की नहीं? अरे मेरा तो ये पहला बच्चा है ना, तेरे पास तो बहुत ढेर बच्चे हैं, क्या है जो इसमें से 2 बच्चे चले जाएंगे? भागी ने मुंह बसरते हुए कहा तो मलका सोच में पड़ गया। वो शाम को झुग्गी में गया तो बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। अब वो बहुत कम बच्चों के पास जाता था। बरकतें चारपाई पे पड़ी थी, उसे देखकर इसने मुंह फेर लिया। ए बरकतें, कैसी है तू? मलके ने इसके करीब खड़े होकर पूछा। तेरी बला से, तू अपनी दुल्हन के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है ना जालिम। तेरे जैसे बाप को तो अल्लाह ही पूछे, ना बच्चों की फिक्र ना बीवी की, इस उम्र में शादी बना रही बुढ़ा खूसट। बरकतें गुस्से से बोली, अरे आज तुझे बड़ी जबान लग गई है, खैर तो है, चल हट, मैं तेरे मुंह न लगूं। अरे तुम लोग कैसे हो? सज्जू, मुट्ठू, पप्पू और मज्जू कहाँ हैं? बाहर खेल रहे हैं, मैं इनको बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। यार जब्बी को क्या हो गया? पप्पू और मज्जू पर बड़ा प्यार आ रहा है, मिट्ठू ने हैरत से कहा। होगा कोई लालच, हमारा अब्बा जितना कमीना बंदा और कोई नहीं होगा। जहाँ पैसा नजर आता है इसके मुँह से पानी गिरने लगता है, सज्जू ने गुस्से से कहा। सुबह गुड्डी ने अब्बे से बहुत लड़ाई की कि रमजू के पैसे वापस कर दें, फिर वो घर जाएगी, मिट्ठू ने बताया। क्या गुड्डी यहाँ आ जाएगी? 3,000 रुपये अब्बा के पास होंगे तो आएगी, वरना नहीं आएगी। बरकतें इनकी बातें सुन रही थी, उसे अपने पास पड़े 5,000 याद आ गए। तू कल गुड्डी को बुला कर लाना, बरकतें ने बोला। क्यों, तू उसे पैसे देगी? मिट्ठू ने बरकतें की तरफ देखकर हंसते हुए कहा तो बरकतें खामोश हो गई। हाँ, मैं अपनी धी को इस जालिम से छुड़वा लूँगी, बरकतें ने दिल में सोचा और मुतमईन हो गई। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।